हेलो स्टूडेंट्स। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के एडवांस जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उस सीरीज में एक और प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे और एक बढ़िया प्रॉब्लम है जो मैकेनिक्स के साथ मिक्स किया गया है। जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉब्लम को मैकेनिक्स के साथ मिक्स करते हैं थोड़ा सा डाउट हो जाता है, उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। बच्चे अप्रोच नहीं बिठा पाते कि हम कैसे उसको आगे टैकल करें, कैसे उसको हैंडल करें। तो इसलिए दो चार वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चन हमने यहाँ पर चूज किए हुए हैं और उन पर प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, ताकि जेई एडवांस लेवल में या मेंस लेवल में भी कह लें, कभी कभार मेंस लेवल में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के हमने एक सीरीज बनाई हुई है पूरी, जिसमें एक एक प्रॉब्लम एक एक दिन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम पूरा आपको समझा देता हूं कि एक रिंग है, रिंग के 1 क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट पे प्लस लैम्डा और रिंग के जस्ट उसके अपोजिट वाले क्वाड्रेंट पे यानी 1/4 पार्ट पे माइनस लैम्डा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिफॉर्मली चार्जेस को फैलाया गया है। और कह रहा है कि जो रिंग है उसका मास m रेडियस r है और एक रफ सरफेस के ऊपर रखी हुई है। अब रफ सरफेस का नाम सुनते ही अपने दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, फ्रिक्शन। क्वेश्चन में दिख भी रहा है कि हमसे कहीं ना कहीं फ्रिक्शन पूछा जाएगा जब रफ सरफेस की बात आ गई थी। अब इसकी बात कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगाया हुआ है और जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इसका स्विच ऑन करते ही ये रिंग रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग वाले कंडीशन में जाता है। ये प्योर रोल करना शुरू कर देता है विदाउट स्लाइडिंग, बिना किसी स्लाइड मोशन के प्योर रोलिंग मोशन में आ जाता है। तो हमसे पूछा हुआ है कि कैलकुलेट टॉर्क ऑन द रिंग बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द रिंग बाय द सरफेस। सरफेस कितना फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसको लगा रहा है इसके ऊपर, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो टॉर्क जनरेट हो रहा है जब ये रोल हो रही है। तो कोई भी चीज रोल होती है, रोटेट होती है, तभी जब इसके ऊपर टॉर्क लगता है। तो टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें पहला जो सेक्शन है टॉर्क, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहली चीज तो फोर्स के बारे में, इसके हर पार्ट पर, अगर इस पूरे पार्ट पर अगर देखा जाए तो जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी इस पूरे पार्ट पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा फील्ड के अपोजिट, और इस पूरे पार्ट पे जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। माने कुल मिलाकर के जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, तो नेट फोर्स क्या हो जाना है, 0। साफ साफ दिख रहा है यहां से कि एक छोटा सा पार्ट यहां कंसीडर करें तो इसके जस्ट अपोजिट छोटा सा पार्ट आपको नेगेटिव यहां मिल जाएगा, जिसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा होगा और उस छोटे से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर लग रहा होगा। ऐसे छोटे छोटे पार्ट में अगर इसको कंसीडर करें तो इस पूरे पार्ट पर जितना फोर्स इधर लग रहा होगा राइट साइड, इस पूरे पार्ट पर उतना ही फोर्स एग्जैक्टली लेफ्ट साइड लग रहा होगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया इस रिंग के ऊपर, 0। नेट फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन इन दोनों फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस मिलकर के, चूंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो ये दोनों कपल ऑफ फोर्सेस मिलकर के एक टॉर्क जनरेट करेंगे और वही टॉर्क हमको कैलकुलेट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। अब पहले हम फोर्स की बात कर लेते हैं। चूंकि इस पूरे क्वाड्रेंट के ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट आसानी से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट चूज कर लिया थीटा पे जाके, और डी थीटा का, ये डी थीटा। अब इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, तो चूंकि चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसकी अपनी जो लेंथ होती है वो आर डी थीटा, ये वाली जो लेंथ है वो आर डी थीटा है। तो इस लेंथ आर डी थीटा पर कितने चार्जेस हैं, तो वो छोटा सा चार्ज जो आएगा वो लिखा जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। यहां तक क्लियर है। ऐसा ही बिल्कुल एक जस्ट अपोजिट हम एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं, यहां भी थीटा पे जाके, और एक डी थीटा विड्थ की जिसकी विड्थ सेम हो आर डी थीटा, जिस पर चार्जेस सेम हो लैम्डा आर डी थीटा। हाँ अपोजिट होगा ये अलग बात है, लेकिन अमाउंट सेम होगा। तो अब इस छोटे से चार्ज के ऊपर जो छोटा सा फोर्स लगेगा, इसके ऊपर वो छोटा सा फोर्स इधर, और इसके ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर छोटा सा फोर्स डीएफ इधर,
ये डीएफ फोर्स कितना होगा? तो फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि फोर्स ऐसे लिखा जाता है Q इंटू ई। तो अब यहां पर वो छोटा सा चार्ज डी क्यू, तो डी क्यू कितना है? लैम्डा आर डी थीटा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपका फोर्स। इतना ही फोर्स इधर, इतना ही फोर्स इधर। अब अगर ये दो फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो ये दो फोर्सेस मिलकर के इस रिंग को घुमाने की कोशिश करेंगे, टॉर्क बनाएंगे। तो वो छोटा सा टॉर्क जो इस फोर्स से आएगा वो कितना होगा? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो इन दोनों के बीच का फोर्सेस का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? अगर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा और ये वाला डिस्टेंस आर साइन थीटा। ऐसे ही यहां पर भी ये वाला डिस्टेंस आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा, तो कुल मिलाकर के इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस 2r साइन थीटा। अब इस डीएफ को लिख लेते हैं। तो डीएफ होगा आपका लैम्डा आर डी थीटा इंटू 2r साइन थीटा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, 2 लैम्डा आर स्क्वायर, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ये हो गया छोटा सा टॉर्क। तो इस पूरे रिंग के ऊपर यानी इस पूरे सेगमेंट के ऊपर जो ये डीएफ 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 इधर लग रहा होगा और यहाँ पर भी डीएफ फोर्स डीएफ फोर्स डीएफ फोर्स डीएफ फोर्स, सब छोटे छोटे फोर्सेस जो मिलके पूरा टॉर्क बनाएंगे, वो टॉर्क मिलेगा। इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इसे इंटीग्रेट कर दें तो पूरा मिल जाएगा आपको। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? 0 से लेके और पाई बाई 2 तक, क्योंकि ये अपना एंगल यहां से स्टार्ट होगा, चार्जेस यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। तो थीटा 0 से लेकर के चार्जेस पहले कहां तक है? 90 डिग्री तक। यही तक तो चार्ज है। तो हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। अब जब हम 0 से लेकर पाई बाई 2 तक एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो ये वाला सेक्शन तो अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क बनता ही तब है जब दो फोर्सेस हो। हम एक फोर्स की बात तो कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये वाला जब एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे होंगे तो ये वाला अपने आप उसमें चलाएगा। तो हमारी लिमिट होगी 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाहर है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाई 2 तक। कॉस पाई बाई 2 0 माइनस माइनस कॉस 0, तो 1 हो गया प्लस 1। तो कुल मिलाकर जो टॉर्क लिखा जाएगा वो होगा आपका 2 लैम्डा, यहां एक और चीज छूट रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द टॉर्क ऑन द रिंग। ये सॉल्व कर लिया हमने। इसको कैसे सॉल्व किया? एक एलिमेंट चूज किया, उस एलिमेंट के ऊपर हमने फोर्स का कैलकुलेशन किया। इतना ही फोर्स जस्ट इसके सिमेट्रिकली अपोजिट इस तरफ लग रहा होगा, तो ये दोनों फोर्स मिलकर के टॉर्क बनाएंगे। तो जो छोटा सा टॉर्क बनाएंगे वो कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 2r साइन थीटा। ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 2r साइन थीटा, क्योंकि ये वाला आर साइन थीटा, ये वाला भी आर साइन थीटा, तो कुल मिलाकर के 2r साइन थीटा। ये तो हो गया एक मेथड इसको सॉल्व करने का। इसे हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सोचो अगर हम पूरे सेक्शन का फोर्स लिखें, सेंटर ऑफ मास को एक जगह कॉन्सेंट्रेट मान करके इस पूरे सेक्शन का सेंटर ऑफ मास, और ऐसे ही इस पूरे सेक्शन का भी एक फोर्स लिख लें और उन दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस को यहां पर कैलकुलेट करें और सीधे मल्टीप्लाई कर दें, तो भी तो मिल जाएगा टॉर्क। ध्यान से देखो, तो इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? पहले इस वाले सेंटर पे जो ये वाला सेंटर है, ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स ऑन ईच सेक्शन, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, कितना आएगा? तो ये फोर्स हो जाएगा आपका Q, यहां से यहां तक Q कितना होगा? डी की मान लो लिखा हुआ है हमें लैम्डा आर डी थीटा। तो यहां हम लिखते हैं इस पूरे डी क्यू को लैम्डा इंटू दिस होल डिस्टेंस, ये हो जाएगा चार्ज। तो लैम्डा इंटू दिस होल डिस्टेंस, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 इंटू आर। तो लैम्डा इंटू पाई बाई 2 आर और इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया अपना फोर्स।
जितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा, क्योंकि लेंथ सेम है, बस चार्ज डेंसिटी का साइन अपोजिट है, तो फोर्स तो मिल गया। ठीक, अब फोर्स मिलने के बाद केवल इनके सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस को देख लें, क्योंकि हमने पूरा का पूरा फोर्स ही एक साथ कैलकुलेट किया है, तो हम सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करके अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमको टॉर्क मिल जाएगा। माने हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले लिया है, सेंटर ऑफ मास। ये दूसरा तरीका है जिससे आप इंटीग्रेशन से बच सकते हैं। देखना, इस मेथड में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेक्शन का अगर मैं सेंटर ऑफ मास पूछूं तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं रख कर देता हूं इधर। अगर मैं हाफ यानी कि सेमी सर्कल कहता तो इस सेक्शन का सेंटर ऑफ मास आता, जैसा आपने पढ़ रखा होगा, 2r/π। सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, y एक्सिस पे 2r/π पे। लेकिन अगर मैं इसको छिपा दूं या इसको छिपा दूं और 1 क्वाड्रेंट पार्ट का सेंटर ऑफ मास पूछूं, तो बिल्कुल आपका कहना होगा कि अगर आप ये सेक्शन गैप करेंगे तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा और सिमेट्रिकली शिफ्ट करेगा राइट। अगर राइट वाला छिपाएंगे या हटाएंगे, कट करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकली लेफ्ट शिफ्ट करेगा। और कितना शिफ्ट करेगा, सिमेट्रिकल है तो 2r/π ही शिफ्ट करेगा। इसका मतलब 1 क्वाड्रेंट का सेंटर ऑफ मास यहां से 2r/π और ऊपर भी 2r/π, मतलब यहां से मुझे अगर मतलब है तो 2r/π पे होगा। बिल्कुल ऐसे ही इस वाले का भी सेंटर ऑफ मास इससे नीचे, कितना नीचे, 2r/π। तो कुल मिलाकर के इसके सेंटर ऑफ मास और इसके सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4r/π। सेंटर ऑफ दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4r/π। बस उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स जो निकाला है हमने, लैम्डा पाई r/2 इंटू ई इंटू 4r/π। ये पाई कैंसिल हुआ और ये 2 से एक बार 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 लैम्डा r इंटू r² ई, 2 लैम्डा r² ई। इसमें कहीं पर भी आपको इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये वाला जो हमने पहला सॉल्व किया था 2 लैम्डा r² ई, आंसर ये जो हमने निकाला इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस लिया, सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेशन में यूज में लाया। अगर हम सेंटर ऑफ मास नहीं यूज करना चाहते, कंसेप्चुअली नहीं क्लियर है, तो हमारे पास एक मेथड है, जनरली छोटा सा फोर्स कैलकुलेट करें, फिर फोर्स के बाद उन दोनों फोर्सेस के बीच में जो कपल ऑफ फोर्स बन रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टॉर्क आ जाएगा। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टॉर्क मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर है सेंटर ऑफ मास को लेकर के, तो बिना इंटीग्रेशन के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का। अगर आपको पता हो कि आपने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैलकुलेट किया था टॉर्क को PE sin थीटा, अगर याद हो कि टॉर्क एक और मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, PE sin थीटा। इसमें P क्या होता था, डाइपोल मोमेंट, E दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था हॉरिजॉन्टली, और थीटा हम यहाँ ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर लेंगे। तो लफड़ा क्या है कि केवल हमको इस पूरे ज्योमेट्री से यानी 1 क्वाड्रेंट और 1 क्वाड्रेंट का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होगा। और साथ साथ दिख भी रहा था कि एक क्वाड्रेंट पर जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उसके ठीक सामने दूसरे क्वाड्रेंट पे नेगेटिव चार्जेस थे, तो एक छोटा सा चार्ज dq प्लस के सामने उतना ही छोटा सा चार्ज dq माइनस मिल रहा था। तो वो दोनों मिलकर के क्या बना रहे थे, डाइपोल, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r। तो ऐसे ही कई सारे डाइपोल थे और उन सबका नेट कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होगा। अगर हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड बन जाएगा। 3 मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। एक तीसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डाइपोल मोमेंट वाले मेथड से। मेथड नहीं है, वो भी इनके पास एक नॉलेज है अपनी, डाइपोल मोमेंट अगर अपने को पता है तो टॉर्क निकाल सकते हैं। चलो, ये इधर सब के सब प्लस थे और उतना इधर माइनस। एक प्लस के सामने एक माइनस तो मिल ही जाएगा, और इन दोनों प्लस माइनस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो 2r। तो अब अगर ये थीटा एंगल पे हम चूज करें, मान लो ये थीटा एंगल पे, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इस तरफ होगा आपका छोटा सा डाइपोल मोमेंट dp। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये dp कितना लिखा जाएगा, तो वो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस एंड माइनस।
तो चार्ज हम ले लेते हैं छोटा सा चार्ज डी क्यू, और डी क्यू मैंने इसके पहले बताया हुआ कैसे लिखेंगे, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा ये हो गया डी क्यू। उन दोनों में से किसी एक चार्ज की वैल्यू लिखते हैं और फिर उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस लिखते हैं, और वो डिस्टेंस कितना है 2r। तो ये पूरा हो जाएगा आपका 2 लैम्डा आर स्क्वायर डी थीटा। ये तो हो गया छोटा सा एक डाइपोल मोमेंट। प्रॉब्लम यह है कि हमको एक पूरा डाइपोल मोमेंट चाहिए। अब इसके लिए करते क्या है, इंटीग्रेट। लेकिन डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जैसे ही हम एलिमेंट चेंज करेंगे वैसे ही इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो लगातार डायरेक्शन बदलने से हमें इसको तोड़ के इंटीग्रेट करना होगा। डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो केवल समेशन है। अगर स्केलर क्वांटिटी होती तो हम डायरेक्टली जोड़ लेते, लेकिन यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जैसे ही एलिमेंट यहाँ का लोगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर, यहाँ लोगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर। सो ऑन चेंजिंग द एलिमेंट certainly the direction of dipole moment is going to be changed. Therefore इन्हें तोड़ना होगा। तोड़ कह सकते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा इसके साथ। अब इस डीपी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ वाला कंपोनेंट, एक इस तरफ वाला कंपोनेंट। अब आप जानते हैं कि थीटा के साथ लगा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, डीपी कॉस थीटा, और ये वाला डीपी साइन थीटा। तो इन दोनों को निकाल लेते हैं। मान लो इससे मैं कहता हूं पी एक्स, तो पी एक्स कितना लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी कॉस थीटा, और पी वाई कितना लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं डीपी की दोनों जगह पे। तो पहले पी एक्स निकाल लेता हूं मैं। डीपी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ऐसे ही पी वाई का भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। तो 0 से π/2 करेंगे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। तो इतना ही होगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर। ये हो गया आपका पी एक्स, नेट पी एक्स निकल गया। ऐसे ही पी वाई भी उतना ही आएगा, आप चाहो तो करके देख लो। 2 लैम्डा आर स्क्वायर के बाद साइन, जो साइन वाले की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा के बाद अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो कॉस π/2 की वैल्यू 0, माइनस माइनस कॉस 0 तो +1। तो इतना ही होगा ये भी 2 लैम्डा आर स्क्वायर। अब ये दोनों मिल गया पी एक्स पी वाई, तो इनका नेट किधर आएगा, पी एक्स इधर, पी वाई इधर। तो ये निश्चित है कि जो नेट आएगा वो इन दोनों के बीच में और 45 डिग्री पे होगा। तो मैं उसको यहां पर आता हूं, देखना नेट डाइपोल मोमेंट इधर होगा P, और ये कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे, क्योंकि पी एक्स जस्ट इधर था और पी वाई जस्ट इसके 90 डिग्री पे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो इन दोनों के बीचों बीच 45 डिग्री पे आता है। और याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो हमें तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, टाउ निकालेंगे यानी टॉर्क, तो लिखेंगे पी ई साइन थीटा। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, ये याद रखना, पी और ई के बीच का एंगल है, यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। बट अभी हम देख लेते हैं कि नेट पी कितना है। तो पी एक्स और पी वाई इतना है, तो नेट पी कितना लिखा जाएगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर, दिस होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 2√2 लैम्डा आर स्क्वायर। ये आ गया नेट पी, और ये नेट पी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये अगर 45 है, ये पूरा का पूरा 180 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 135। अरे ये पूरा 180, इधर 45 पे तो मुड़ा ही है ये डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में कितना एंगल हुआ, 135। तो आप फॉर्मूला लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी की वैल्यू 2√2 लैम्डा आर स्क्वायर, 2√2 लैम्डा आर स्क्वायर इंटू ई इंटू साइन 135। मैं इसको यहां लिखता हूं इधर। टॉर्क पी ई साइन थीटा, तो पी कितना है 2√2 लैम्डा आर स्क्वायर, ई और साइन थीटा का मतलब साइन 135। इसको सॉल्व कर लें तो 2√2
लैम्डा आर स्क्वायर ई, और साइन 135 की वैल्यू होती है 1/√2, क्योंकि साइन 135 का मतलब है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस 45, cos 45 वैल्यू 1/√2, रूट से √2 कैंसिल हो गया, आंसर मैच कर लो, उतना ही आ रहा होगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई, जितना हमने पहले निकाला हुआ था। तो आंसर आ जाएगा टॉर्क का 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई। एक और मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो हमारे पास था नॉलेज कि डाइपोल मोमेंट अगर पता पड़ जाए तो टॉर्क निकाल सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट जो बचा हुआ है फ्रिक्शन फोर्स, उस पे आते हैं। उसको मैं रख कर देता हूं। तो इसका दूसरा पार्ट है कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स। इस रफ सरफेस, ये रफ सरफेस जितना फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसको जितना लगा रहा है फ्रिक्शन, वो कैलकुलेट करना है। तो जो हमने अभी टॉर्क कैलकुलेट किया था 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई, वो टॉर्क इसको ऐसे घुमा रहा था क्लॉकवाइज। जो कौन सा फोर्स बना रहा था? इलेक्ट्रिक फोर्स। नेट फोर्स तो 0 था, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस रिंग को ट्रांसलेटरी मोशन नहीं दे सकता था, केवल घुमा सकता था। तो ट्रांसलेटरी मोशन कौन देगा? क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है। प्योर रोलिंग का मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो ट्रांसलेशन देगा कौन? जब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो गया, जितना पॉजिटिव फोर्स इधर उतना ही नेगेटिव फोर्स इधर, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ट्रांसलेशन मोशन तो पॉसिबल है नहीं भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स ने तो केवल रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क प्रोवाइड कर दिया, इतना। ट्रांसलेशन मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? किसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वही ये फोर्स बचा। तो अब ये जब इधर घूमना चाहेगा तो इसका कांटेक्ट इधर भागेगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अब अगर इधर फ्रिक्शन डायरेक्शन है, ये आपका आर है रेडियस, तो कुछ चीजें हम प्योर रोलिंग के लिए वैसे ही लिख लेते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू आर अल्फा। मान लो इधर अल्फा से घूम रहा हो, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। और क्या लिख सकते हैं? नेट टॉर्क इज इक्वल टू, यानी कि टॉर्क और किसी एक पॉइंट के अबाउट, अगर नेट फोर्स 0 हो तो आपने पढ़ रखा होगा रोटेशनल मोशन में कि किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होता है। तो मैं सेंटर ऑफ मास को बेहतर समझता हूं, क्योंकि वहां से ऑब्जर्वेशन करना सबसे इजी होता है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा को लिख सकते हैं ए बाई आर। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं, और नेट फोर्स का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। तो नेट फोर्स तो एक ही प्रोवाइड करेगा, वो है फ्रिक्शन, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब जरूरत पड़ेगी तो उसका यूज कर लेंगे। तो अब यहां लिखते हैं नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं। एक टॉर्क तो बना रहा है ये इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो उसे घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज। फ्रिक्शन भी टॉर्क बनाएगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क किधर आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ किधर घुमाएगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसको पॉजिटिव लें तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। चलो लिखते हैं 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई माइनस एफ आर इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आईसीएम, और आईसीएम क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, और अल्फा कितना हो जाएगा? ए बाई आर। तो ये एक आर से आर कैंसिल हुआ, इधर से भी एक आर कॉमन ले लें, तो ये वाला एक आर और यहाँ आर वाला कैंसिल हुआ, तो इधर बच गया केवल m इंटू ए, और इधर हो गया आपका 2 लैम्डा आर ई माइनस एफ आर इज इक्वल टू, और इस एम ए की जगह पे लिख सकते हैं एफ आर। तो इस एफ आर को उधर भेजो तो 2 एफ आर हो गया। तो 2 एफ आर यानी कि 2 टाइम्स फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा आर ई। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमने फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया, कितना हुआ? लैम्डा आर ई। ये निकालना वैसे आसान था। अगर आपको रोटेशनल मोशन में प्योर रोलिंग का केस अच्छे से पता है, तो इस केस में मुझे लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा रोटेशनल मोशन के को देखते हुए फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना, क्योंकि प्योर रोलिंग का केस 99.9% आप स्टडी करते हैं जब आपको फ्रिक्शन का नॉलेज होता है, क्योंकि फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है रोटेशनल मोशन के लास्ट सेक्शन प्योर रोलिंग वाले केस में। तो अगर केस हमको दिया हुआ है कि ये रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का केस है, तो आपको ये चीजें तो लिखना आना चाहिए कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा, और किसी भी एक पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिख दें तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होता है। तो मैंने सेंटर ऑफ मास चूज किया। अब नेट टॉर्क कितना होगा? तो एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही टॉर्क बना रहा था, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 2-3 मेथड से, और दूसरा टॉर्क ये फ्रिक्शन भी बनाएगा।
ये इधर लग रहा है और ये आर है, तो आर क्रॉस एफ किधर घुमाना चाहेगा वो, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसको आप प्लस लेते हैं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स वाले टॉर्क को पॉजिटिव लोगे तो इसको क्या ले लोगे, नेगेटिव। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आईसीएम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, और अल्फा के जगह पे क्या लिख दिया, ए बाई आर। सॉल्व कर लिया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जो मैकेनिक्स के साथ मिक्स करके बनाया हुआ था, और ऐसे क्वेश्चन अमूमन जेईई मेंस लेवल या एडवांस लेवल में पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम की एक सीरीज बनाया हुआ है मैंने, और हर रोज एक ही प्रॉब्लम केवल प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको हर वैरायटी जहां से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक को टच किया हुआ है, जहां से भी मिलाया हुआ है, वो आपको समझ में आ जाए।